मैंने आपको पहला बताया सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, और दूसरा बताया था आपको विजातीय आवेश। देखिएगा बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि बताया सजातीय मतलब सेम जाति के, मतलब एक ही जाति के, और विजातीय आवेश का मतलब होता है वी का मतलब भिन्न भिन्न से। थोड़ा सा तात्पर्य निकाल लेते हैं। सजाति का मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं सेम, और सेम का मतलब होता है एक ही जैसा। विजाति का मतलब विभिन्न, मतलब अलग अलग। बात को देख लेते हैं थोड़ा सा, सजाति और विजाति में क्या अंतर है। तो देखिएगा हमने देखा कि चार्ज कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, एक आपका था निगेटिव चार्ज और दूसरा था पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए सजाति का मतलब जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो, जब निगेटिव निगेटिव हो। देखो दोनों में कही जाती है ए बी प्लस ए बी प्लस, यानी पहला वाला भी प्लस हो दूसरा वाला भी प्लस हो, पहला वाला माइनस हो तो दूसरा वाला भी माइनस हो। तो जब एक ही जाति के दो आवेश होते हैं तो इन्हें कहते हैं क्या, सजातीय आवेश। और दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा कि जब कभी सजातीय आवेश होगा मतलब एक ही जाति के आवेश होंगे तो इसमें कौन सा बल काम करता है, तो प्रतिकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है। और जब कभी ये भिन्न भिन्न जाति के हो, अर्थात एक प्लस हो और दूसरा क्या हो, माइनस हो, एक माइनस हो तो दूसरा क्या हो, प्लस हो। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि एक प्लस दूसरा का माइनस, एक माइनस तो दूसरा का क्या हो, प्लस हो, तो इस स्थिति में वस्तुओं में अर्थात पदार्थों में क्या होता है, आकर्षण होता है। अर्थात उस टाइम कौन सा काम करता है, आकर्षण बल काम करता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। देखिएगा तो जब प्रतिकर्षित होगा अर्थात जब सजातीय आवेश होंगे तो वस्तु में एक दूसरे से क्या होंगे, दूर हटेंगे। जब कभी भी सजातीय आवेश होगा तो सजातीय आवेश में क्या होता है कि वस्तु एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर हटती हैं। मतलब ये आकर्षण का काम न करके क्या होंगे, एक दूसरे से हटने का प्रयास करेंगे, यानी छूटने का प्रयास करेंगे, दूर जाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा कब होता है, जब प्लस प्लस हो या जब माइनस माइनस हो, मतलब एक ही जाति क्यों। और जब एक जाति का होगा उस टाइम प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और जब प्रतिकर्षण बल काम करता है तो वस्तु एक दूसरे से क्या होती है, दूर दूर होती है। दूसरा बात कर लेता हूं विजातीय आवेश की। विजातीय आवेश में क्या होता है, विजातीय आवेश में जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, मतलब दो विभिन्न जातियां की होती हैं, तो जब विभिन्न जातियों की दो होंगी तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वस्तुएं होती हैं, पहली बात की जब ये विजातीय होगा तो इसमें कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। और इतना जान लीजिए कि जब आकर्षण बल काम करेगा तो ये वस्तुओं को क्या करेगा, अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा। बात समझ गई। अर्थात कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में चिपकाने का प्रयास करने लगती हैं, अर्थात चिपक जाती हैं। ठीक है, तो एक बात समझ में आई कि सजातीय आवेश में दूर दूर जाएंगी, विजातीय आवेश में आपका क्या होंगी, पास पास आएंगी। और सजातीय आवेश में कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। विजातीय आवेश में कौन सा काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। अब बात कर लेते हैं इसी के आधार पर विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, तो मैं साथ में आपको बता रहा हूं। गुण होता है कि इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का पहला जो गुण होता है इसमें या तो ये आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, यानी दो गुण पाए जाते हैं। एक आकर्षण का गुण पाया जाता है, वो प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। दूसरा का तो होता है इसमें विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण जैसा कि मैंने पहला आपको बताया कि ये जो विद्युत आवेश का पहला गुण होता है इसमें होता है कि यह या तो विद्युत आवेश आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। मैंने बताया भी कब, आकर्षण में क्या होता है कि जब विपरीत चार्ज हो, अर्थात कहने का मतलब एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो। प्रतिकर्षण में क्या होता है कि जब आपके क्या हो, समान चार्ज जैसे प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, इसमें क्या होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस हो। दूसरा क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही
नष्ट किया जा सकता है। बस एक रूप से या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। जैसा कि मैंने पीछे देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे थे तो जो कांच का आपका क्या था, रीड आवेश था, वह रेशम के कपड़े पे चला गया और जिसके कारण आपका क्या हुआ कि जो कांच था वह धन आवेश हो गया। अर्थात आवेश खत्म नहीं हुए, मतलब ना ही तो इनको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। बस हुआ क्या कि जो कांच की छड़ के आवेश थे वो कहां चले गए, रेशम के कपड़े पे चले गए। अर्थात केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गया, वो रूपांतरित हो गया। इसके बाद तीसरा देख लेता हूं, क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार। जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पे Q बराबर क्या, इसको कहते हैं, इसके गुण को कह सकते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। जैसा कि अभी आपने यहां पर देखा Q बराबर N इंटू E। देखिएगा आवेश अपने हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मैं n बराबर क्या दूं, 1 2 3, इसी प्रकार संख्याएं क्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को मैं बढ़ाता रहूं तो हम देखेंगे कि जो ये आपका ये तो फिक्स है, बराबर कितना 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब जब देखिएगा ये फिक्स है, यदि मैं 1 रखता हूं, n बराबर 1 रखता हूं तो 1 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 थी तो इसका मान कितना आ गया, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 आ गया। अब इसी प्रकार यदि मैं n बराबर 2 रख लेता हूं तो जब n बराबर 2 रखा तो अब कितना हो गया, 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19। इसी प्रकार 3 रख लूंगा तो हो जाएगा कितना, 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अर्थात जो आवेश होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं पर निर्भर करते हैं। ये जितना आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे उतने आपके क्या कहते हैं, आवेश अधिक उत्सर्जित होंगे, या उतने ही आपकी आवेश की क्या होगी, अधिकता होगी। तो समानतः 3 गुण देख लिया हमने। पहला आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण, दूसरा आवेश संरक्षण का नियम, तीसरा आवेश का क्वांटीकरण। आकर्षण प्रतिकर्षण में मैंने बताया आपको कि जब आकर्षण होगा तो एक पदार्थ अर्थात वस्तुओं को एक तरफ मतलब अपने तरफ खींचेंगे दूसरे को। प्रतिकर्षण में ये दूर दूर जाएंगे। आवेश संरक्षण में ना तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। अब आवेश का क्वांटीकरण मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आवेशों का क्या हो रहा है, अधिकता होता जा रहा है, यानी चार्ज हमारे क्या होते जा रहे हैं, अधिक होते जा रहे हैं। अब अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूलॉम का नियम। अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ अग्रसर होंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कूलॉम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 2 आवेशों के संदर्भ में एक नियम दिया जिसे कूलॉम का नियम कहा गया। 1785 ईस्वी में जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्हें कूलॉम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने देखा कि जब 2 आवेश को कुछ दूरी पे रखा जा रहा है, पहली बात मैं कर लेता हूं कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे होंगे तो उनमें 2 गुण उत्पन्न होता है, या तो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। अर्थात या तो उसमें आकर्षण बल काम करेगा या प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और इन्हीं बलों के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे कूलॉम का नियम कहा गया। जैसा कि मैंने माना कि पहला आवेश को मान लेता हूं कोई क्या है, Q1 है, और इससे r दूरी पर कोई दूसरा आवेश रखा गया जिसे क्या मान लेता हूं वो क्या है, Q2 है। तो देखिएगा जो कूलॉम का नियम था इसमें इन्होंने कहा कि पहली बात कि जब कोई आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया हो तो उनमें लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनका पहला नियम था कि उनमें लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उसके बीच के दूरी के वर्ग के वृत्त समानुपाती होता है। यानी पहली बात इन्होंने क्या कहा कि दोनों आवेशों का गुणनफल, अर्थात मैंने पहला कौन सा माना था Q1 और दूसरा कौन सा माना था Q2, इन दोनों का गुणनफल जो होता है यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि इनके बीच की दूरी जो r है उसका वर्ग उस पे लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने दो नियम दिया अपना, यह प्रोपोर्शनल Q1 into Q2, यह प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों को देखा जाए तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, यह प्रोपोर्शनल, देखिए दोनों यह के बराबर हैं, सॉरी दोनों यह के प्रोपोर्शनल है, तो इसको लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 बटा में r²। अब देखिएगा, अब जब इसको इन्होंने इतना दिया कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा में r², इन्होंने एक नियतांक अपना माना जिसको हम लोग कहते हैं यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 into Q2 बटा में r²। इसको न्यूमेरिक के लिए इन्होंने एक नियतांक अपना दिया था जो था कितना, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक था। नियतांक क्या होता है, तो नियतांक का मतलब होता है एक निश्चित अंक। क्या होता है, एक निश्चित अंक। तो ये निश्चित अंक कौन सा था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान था 9 × 10⁻9 न्यूटन। इन्होंने जो अपना नियतांक दिया था उसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन। अब देखिए इसमें एप्सिलॉन 0 को हम लोग कहते हैं क्या है, एप्सिलॉन 0 को विद्युतशीलता के नाम से जाना जाता है। एप्सिलॉन 0 को विद्युतशीलता के नाम से जाना जाता है। यहीं पे देख लेते हैं ऊपर ही, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10 के पावर 8.85 × 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए इसको निकाल कैसे सकते हैं एप्सिलॉन 0 को, तो पहले इतना देख लीजिए फिर से एक बार। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में मैंने आपको बताया कि उन्होंने आवेशों के संदर्भ में नियम दिया था, और जैसा कि हम आवेशों के बारे में जानते थे कि या तो आवेश अगर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो या तो वो आकर्षण उत्पन्न करेंगे या प्रतिकर्षण उत्पन्न करेंगे, और इन्हीं के संदर्भ में कूलाम ने अपना नियम दिया जिसमें उसने पहली बात कही कि इन दोनों आवेशों का गुणनफल उस पे लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दूसरा उन्होंने अपना नियम दिया कि इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी बात को मैं एक साथ लूं तो कह सकता हूं कि यह प्रोपोर्शनल Q1 into Q2/r²। और इस बात को जब इन्होंने आगे देखा तो इन्होंने अपना एक नियतांक दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q1 Q2 बटा में r²। अब देखिएगा यहाँ पे जब ये नियतांक था, नियतांक का मतलब होता है निश्चित अंक, तो वह निश्चित अंक कौन सा था, 9 × 10⁻9 न्यूटन। अब यहाँ से आगे बात जब गई तो सबसे बड़ी बात थी कि एप्सिलॉन 0 क्या था, तो एप्सिलॉन 0 को हम विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं, और एप्सिलॉन 0 विद्युतशीलता बराबर होता है कितना है, तो 8.85, इसको 4 भी कह सकते हैं लेकिन नियर अबाउट मान लिया जाता है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए एक बात और, फिजिक्स में यदि फार्मूला पता है तो हम अपना मात्रा क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, और वो काम हम सीखेंगे इसमें कि कैसे हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक वहां पे निकाल सकते हैं। देखिएगा मिटा दें इसको, देखिएगा हमको पता है यह बराबर कितना आता, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2
बटा में आर स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन 0 निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना, एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई इंटू एफ इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। देखिएगा ये जो एप्सिलॉन 0 को जब मैं यहाँ लेके गया तो यह को कहाँ लेके आ गया, यहाँ पे लेके आ गया, या त्रिज्या गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ये तो निश्चित अंक है, इसका कोई मात्रक नहीं, यह बराबर होगा। पहले मैं ऊपर अंश की बात कर लेता हूँ, ये आपका हिस्सा कौन सा है, अंश का है, और नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, अंश की बात कर लेता हूँ। क्यू का मतलब चार्ज, और चार्ज आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। पहले आवेश का कूलाम हो गया, गुणे दूसरा आवेश का भी क्या हो गया, कूलाम हो गया, बटा में बल, बल का मतलब न्यूटन, और आर का मतलब, आर स्क्वायर का मतलब दूरी का मात्रक मीटर, अर्थात ये कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। बात को समझिए, कूलाम में कूलाम का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, अर्थात एप्सिलॉन 0 का मात्रक हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान मैंने बताया आपको कितना, छोटी सी भाषा में समझ लीजिए, एप्सिलॉन 0 का मान बताया 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात थी किसकी, कूलाम के नियम की। अब हम कल जानेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत।